तो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर में हमने कुछ पढ़ लिया था। तो आइए आगे का देखते हैं। अगला कह रहा है बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि एवं विकास। मतलब बोर के परमाणु मॉडल की क्या थी, क्या पृष्ठभूमि थी, उसका क्या विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आइए जानते हैं। कह रहा नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल के कमियों को दूर करते हुए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। जो नील्स बोर थे, बोर साहब जो थे क्या किए, जो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपना तरबूज मॉडल दिया था, नहीं टॉमसन ने दिया था कि क्या किया, जो रदरफोर्ड ने क्या किया था, स्पेक्ट्रम वाला मॉडल दिया था। जो ये क्या थे, ये रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक मॉडल दिया था नाभिकीय परमाणु मॉडल। ये जो स्पेक्ट्रम वाला मॉडल था, इसमें क्या किया था, इसमें कुछ सुधार करके इन्होंने बताया। तो आइए जानते हैं क्या इन्होंने क्या किया, एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, उनकी कमियों को दूर किया। तो कौन सा मॉडल था प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु का बोर मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड के क्या किए, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो मॉडल थे पुराने, उनके क्या किया, उनकी कमियों को दूर किया। जो भी कमियां थी उसमें किसकी व्याख्या नहीं कर सका, उनकी कमियों को दूर करके क्या किया, एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही। इसमें क्या थे, जो बोर साहब थे, इनके परमाणु मॉडल में क्या थे, दो बिंदु थे, उनकी क्या थी, अहम भूमिका थी। पहला बिंदु क्या था कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति होना, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग एवं कण दोनों के रूप में होता है। मतलब क्या कर रहा है, मतलब कोई भी चीज़ क्या जो विकिरण होता है, जो प्रकाश हो क्या है, कण और तरंग दोनों के रूप में क्या होता है, तरंग ऐसे चलती है, कण और तरंग दोनों की प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इन्होंने क्या किया, पहला ये ध्यान दिया। अब फिर स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम दिए। इन्होंने क्या किया था, जो बोर साहब थे क्या किए, न तो तरंग की प्रकृति के बारे में बता पाए थे, बोर साहब कर रहे हैं, तो रदरफोर्ड साहब क्या किया, न तो तरंग की प्रकृति के बारे में बता पाए, न उसकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। लेकिन क्या किया, यही नील्स बोर ने क्या किया, इन दोनों कमियों को क्या किया, दूर किया और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति होती क्या है। तो आइए जानते हैं। कर सन 1870 के आरंभ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि जेम्स क्लार्क क्या थे, मैक्सवेल ने क्या किया, एक सिद्धांत विकसित किया जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। उन्होंने क्या किया, यह सिद्धांत बताया कि क्या होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, क्या किया गया, उसको आवेशित किया जाए, रगड़ा जाए, आवेशित किया जाए, तब क्या तब उत्पन्न होती हैं। और जेम्स मैक्सवेल ने सन 1870 में पहले आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार की व्याख्या की तथा यह बताया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, मतलब थोड़ा सा क्या किया, उनको गति दिया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब उसको त्वरित करते हैं, किसी चीज़ को क्या करेंगे, त्वरित करेंगे या कोई कुछ ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, उसमें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। और जो क्या कहता है, यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये जो क्या होता है, जो त्वरित जब होता है तो क्या होगा, एकांतर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह क्षेत्र क्या होता है, विद्युत एवं चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, मतलब दिखाई देता है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं। क्या कहा, जब क्या किया, विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया था, जब कोई विद्युत आवेशित कण है, विद्युत से क्या आवेशित है, उस पर आवेश है, तो क्या होता है, जब त्वरित किया जाता है तो क्या होता है, एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के से क्या होता है, में से संचरित होता है, तरंगों के रूप में क्या होता है, तरंग के रूप में क्या होता है, ऐसे तरंग के रूप में चलता है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। जो तरंग के रूप में चलता है, इन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। प्रकाश भी एक विकिरण का रूप है, प्रकाश भी क्या एक विकिरण के रूप में चलता है। तो आइए आगे देखते हैं। पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंग दोलनमान यानी विद्युत तथा चुम्बकीय व्यवहार से संबंधित होती है, और यद्यपि विद्युत चुम्बकीय तरंग गति की प्रकृति जटिल होती है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसकी गति क्या है, विद्युत क्षेत्र के घटक हैं, और क्या है, संचरण की दिशा इधर दर्शाई गई है। तो देखिए क्या हो रहा है, ऐसे तरंग के रूप में क्या हो रहा है, चल रहा है। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का, ये नीचे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र घटक है, और ये ऊपर क्या है, विद्युत क्षेत्र घटक है। तो क्या हो रहा है, इस प्रकार क्या होती है, हमारी चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, चलती हैं, विद्युतीय
तरंग विकिरण क्या होता है, इस प्रकार होता है। तो संचरण की दिशा क्या है, इधर है, x अक्ष की दिशा। कर दोलनमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे क्या कहते हैं, लंबवत हैं। ये क्या एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब एक यहाँ से चल रहा है तो क्या हो रहा है, एक यहाँ से चल रहा है, मतलब 90 डिग्री पर चल रहा है। तो क्या एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और ये दोनों तरंगों के संचरण की दिशा भी लंबवत होती है। फिर अगला कह रहा है, ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। मतलब क्या कर रहा है, जैसे क्या होता है यहाँ जब हम क्या वायुमंडल में क्या है, वायु है, कोई भी चीज़ चल रहा है क्या वायु से होकर चल रहा है। और जब क्या करते हैं, किसी बॉक्स को देखते हैं, जो बल्ब होता है हमारा विद्युत बल्ब, उसमें क्या होता है, विद्युत बल्ब में क्या होता है, गैस को क्या कहते हैं, वायु को निकाल कर उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होता है बल्ब हमारा जलता है। नहीं तो क्या होगा, वायु के संपर्क में देखते हैं, कहीं अगर गलती से बल्ब फूट गया और क्या होता है उसमें जो ऐसे बना होता है ना, ऐसे बना होता है, जो अगर क्या हो गया यहाँ ऊपर से क्या हो गया, बल्ब ऐसे कवर होता है, यदि यहाँ से क्या हो गया, यदि फूट गया, आप क्या करते हैं, तुरंत लगाते हैं तो क्या होता है, तुरंत ये जल जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करके तुरंत क्या होता है, बल्ब टूट जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो विद्युत तरंगे होती हैं निर्वात में क्या कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। विद्युत तरंगे क्या कर सकती हैं, निर्वात में गति कर सकती हैं। फिर आइए आगे देखते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है निर्वात में सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण चाहे उनकी तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2.99725 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं। इसको क्या कहते हैं, 2.9979 × 25 10/8 को क्या कहते हैं, लगभग 3 के रूप में मान लेते हैं, और की गति से चलते हैं। और इस गति को ही प्रकाश की गति कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कहाँ, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होती है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, प्रकाश के वेग से ही चलती हैं, चाहे उसकी क्या तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, किसी की 1 हो किसी की 2 हो, तो क्या होगी, इनकी चाल क्या होगी, समान ही होगी। ऐसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि आवृत भी हो, यदि क्या आवृत यानी फ्रीक्वेंसी यानी कंपन, फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, हर्ट्ज में। जैसे मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में क्या होता है, 50 बार चल रहा है, क्या होगा, वही क्या होगा, कंपन। 1 सेकंड में तय किए गए कंपनों की संख्या क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य यदि लैम्डा हो तो प्रकाश का वेग क्या होगा, प्रकाश का वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, वेग यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति सी बराबर क्या होगा, v × लैम्डा। तो प्रकाश का वेग क्या होगा, v × लैम्डा, जहाँ v क्या है, न्यू, ये क्या होता है, v नहीं, इसको न्यू पढ़ते हैं। ऐसे बन गया, ऐसे थोड़ा सा, एक सेकंड, c बराबर क्या हो गया, न्यू × लैम्डा। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू। तो c बराबर क्या आ गया, न्यू × लैम्डा आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कर विद्युत चुंबकीय विकिरण की कड़ी प्रकृति, ये तो क्या था, हमने तरंग प्रकृति तो देख लिया। अब आइए थोड़ा सा कड़ी प्रकृति देखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय की कड़ी प्रकृति होती क्या है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक ने क्या किया, क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्लांक के क्वांटम कड़ी प्रकृति कैसे किया गया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या किया, बोर साहब ने इसको भी कहा। इन्होंने क्या कहा, विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। ये विवर्तन और व्यतिकरण क्या करेंगे, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो यह बताने की हमको जरूरत नहीं है। विवर्तन व्यतिकरण आप जान लीजिए क्या, विवर्तन और व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं, मतलब इन पर इसको यदि समझाएंगे क्या होगा, लंबा समय जाएगा। तो इसलिए क्या आपको फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो समझिए, विवर्तन और व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्या कहते हैं, तरंग प्रकृति के द्वारा क्या करते हैं, समझाया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रेक्षणों को 19वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञान के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से वर्णित नहीं किया जा सकता। क्या था, 19वीं शताब्दी में क्या थे, भौतिक विज्ञान के क्या थे, विद्युत चुंबकीय कुछ सिद्धांत थे, उनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, वर्णित नहीं किया जा सकता है।
ये प्रेक्षण क्या है? ये प्रेक्षण निम्न है। तो आइए देखते हैं इन प्रेक्षणों को। कह रहा गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, ये पहला प्रेक्षण था। फिर धातु की सतह से विकिरण के टकराने से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर अगला था ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। मतलब ठोस में क्या हो रहा है? तापमान के फलन के रूप में क्या हो रहा है? ऊष्माधारिता का परिवर्तन हो जा रहा है। और लेकिन हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखा गया रेखा स्पेक्ट्रम, इन सब के बारे में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। मतलब ये क्या थे? निम्न प्रेक्षण थे। तो इन प्रेक्षणों के बारे में आइए जानते हैं। पहले ये परिघटना दिखाती हैं कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है और सभी संभावित ऊर्जाएं ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं की जा सकती। मतलब क्या है? जो भी ऊर्जा संभव है सभी को क्या करते हैं? ग्रहण करना या उत्सर्जित करना क्या है? संभव नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं? गर्म वस्तुएं, चूंकि क्या होती हैं? गर्म वस्तुएं क्या होती हैं? विकिरण परास में विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। जो भी जितनी भी गर्म वस्तुएं होती हैं क्या करती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्यों को क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य होती हैं उनको क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं। और उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है और जब ताप बढ़ाते हैं तो लघु तरंग दैर्ध्य यानी नीला प्रकाश अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। जब क्या करते हैं? ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जब देखते हैं आप गैस जलाते हैं तो क्या होता है? नीला नीला निकलता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या एकदम नीला जलता है। तो नीला प्रकाश अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। और ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करती है, जिसे कृष्णिका का कहते हैं। जो ब्लैक बॉडी होती है, कृष्णिका मतलब क्या होता है? कृष्ण मतलब काला, यानी ब्लैक बॉडी क्या होता है? हर प्रकार की ऊर्जा को क्या करती है? उत्सर्जित करती है और अवशोषित करता है तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। वास्तव में ऐसा कोई पिंड होता ही नहीं है जो वास्तव में क्या होता है? ऐसा पिंड होता नहीं कि क्या करे? सभी विकिरण को क्या करे? अवशोषित करे और सभी विकिरण को क्या करे? उत्सर्जित कर दे। लेकिन क्या कहते हैं? मान लेते हैं क्या? कोई ब्लैक बॉडी, कार्बन ब्लैक लगभग कृष्णिका के बहुत समान होता है। जो कार्बन ब्लैक होता है तो क्या होता है? लगभग कृष्णिका के समान होते हैं। और कृष्णिका का एक अच्छा भौतिक सन्निकट सूक्ष्म छिद्र युक्त एक गुहा होती है और गुहा में छिद्र में प्रवेश करने वाली कोई भी किरण गुहा की भीतरी दीवारों से परावर्तित होती रहती है और अंत में गुहा की दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाती है। यदि क्या होगा? यहाँ ये कोई छिद्र है, यहाँ से क्या करा? कोई प्रकाश क्या हुआ? प्रवेश किया था। ऐसे क्या होता है? इनकी दीवारों से घूमता हुआ क्या होता है? इसी में अवशोषित हो जाता है। फिर कह रहा प्लांक ने यह बताया। उसके बाद क्या किया? प्लांक ने यह बताया कि विकिरण को ऊर्जा के विविक्त भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कई भागों में बांटा जा सकता है। मैक्स प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित तथा अवशोषित कर सकते हैं। मतलब कुछ ही मात्रा, विविक्त मतलब क्या? मतलब कुछ कंडीशन होगा, उतनी ही मात्रा में, जितना क्या होगा उनकी लिमिट होगी, उतना ही मात्रा में कह सकते हैं उत्सर्जित या अवशोषित कर सकते हैं। न कि अनवरत रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक का क्वांटम नाम दिया गया। मतलब क्या करें? ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी परमाणु होगा, क्या होता है? कुछ ही मात्रा में ऊर्जा ले सकता है और कुछ ही मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। ये नहीं कि क्या करे? हमेशा एकदम ऊर्जा अवशोषित ही करता रहे। ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा ऊर्जा क्या उत्सर्जित करता रहे, ऐसा संभव नहीं है। मतलब क्या होती है? सबकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ उनके कंडीशन होते हैं कि मतलब क्या होगा? इतनी ऊर्जा ले सकती है, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है। तो इसी को क्या कहा गया? अवशोषण और उत्सर्जन को ही क्या कहा गया? क्वांटम नाम दिया गया। और विकिरण में एक क्वांटम की ऊर्जा ई तथा उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। इसे क्या करते हैं? ई बराबर एच इंटू न्यू। एच क्या है? प्लांक स्थिरांक है। ई प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? न्यू होता है। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट जाता है तो क्या आता है? एच, यानी प्लांक कांस्टेंट। और एच का मान क्या होता है? 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो समझ में आ गया इन सब से क्या? इन सब का कहने का मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब बस यही है कि मतलब क्या होता है? जो प्रकाश कोई भी परमाणु क्या हो सकता है? वह लिमिट मात्रा में ही ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है या निष्कासित कर सकता है। और इन्हीं को उत्सर्जित करना, अवशोषण करना ही क्या कहा गया? प्लांक का क्वांटम नाम दिया गया।
तो प्लांक ने क्या बताया, ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन को ही क्या कहा, प्लांक का क्वांटम नाम दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता, विकिरण की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या न कर सका। लेकिन क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया, प्लांक कृष्णिका के से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता, वितरण की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या नहीं कर सका। लेकिन क्या हुआ, ये भी कृष्णिका के बारे में व्याख्या नहीं कर सका कि क्या होती है कृष्णिका, क्या कर एक तरफ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, इसमें घूम कर क्या हो रहा है, अवशोषित हो जा रहा है। लेकिन क्या कहा, इसके तरंग दैर्घ्य की और आवृत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। तो यहाँ तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की व्याख्या नहीं कर सका, यहाँ क्या यहीं तक हम आज के लिए रहने देते हैं। इसके आगे के वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।